Hello everyone, very warm welcome to the channel. Today we will try to discuss some interview related questions, some situational type questions and इन questions में मैंने कुछ types यहाँ लिखे हुए हैं कि what are the types of situations, what are discipline related problems, what are behavioral issues. For example, such as fighting. So there is suddenly you visit the class और वहाँ पे लड़ाई हो रही है. So what you will do? ट्रूएंसी. ट्रूएंसी मीन्स बंकिंग. जो बंक करते हैं बच्चे क्लास को ट्रूएंसी कहते हैं. स्टीलिंग, चोरी करना, ये एक आम बात है, क्लास में बच्चे चोरी करते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं. लाइन एंड बच्चे झूठ भी बोलते हैं. सो हम इन कुछ सिचुएशंस को लेंगे और एक फ्रेमवर्क तैयार करने का कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क मीन्स एन ओवरऑल आइडिया और इट इज़ एन ओवरऑल bare bone it is an overall structure, it is a bare bone structure which helps in giving answers. So for example, if we prepare a framework on discipline, we would be able to answer all the disciplines related problem. What are the problem related with discipline? What kind of disruptions discipline cause? So we would be able to answer all these questions. Secondly, what type of situations? So we, in a class, a teacher can face multiple situations. So we shall start with it. So first of all, we will try to understand what is. So all these things come under classroom management. Okay, all these things come under classroom management. Why? So first question that one must ask themselves before studying is, why do we need to manage the classroom? Why you want to manage the classroom? Answer is very simple. So there are four or five points I would like to say regard. First point is that when you want to why do you want to manage the classroom is access to education or access to learning. आप मान के चलिए कि आप एक क्लासरूम में क्लास टीचर हैं और आपका क्लासरूम में पूरा डिसिप्लिन ख़राब है, कुछ ऑर्डर ही नहीं, कुछ बिहेवियर ही नहीं, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, तो क्या सब लोग पढ़ाई कर पाएंगे? जो पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ पाएगा और आप जिसको पढ़ाना चाहते हो वो भी नहीं पढ़ पाएगा. सो लर्निंग बहुत ही कम हो जाती है. ठीक है. सेकेंड टाइम सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेशंस. ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है. थर्ड पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन में बताऊँ का होता है क्या. एक्चुअली सेल्फ रेगुलेशन इज रिलेटेड टू इनकलकेटिंग वैल्यूज विद इन द चाइल्ड. हाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, हाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस. सो आप ये कैसे डालोगे, इस पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस. Thirdly, the point is that conducive environment. Okay, in class you have to create conducive environment for learning. Okay, conducive learning environment. Fourth is fourth is about access to learning. Is access to learning हो गया. Increased learning time, increased engaged time, and developing relationships. Ships with the students. तो क्लासरूम मैनेजमेंट से होता क्या है ना, आप एक्सेस, लर्निंग का एक्सेस मिलता है, इक्विटेबल एक्सेस मिलता है, वैल्यूज़ भी डेवलप होती है, ये हम देखेंगे. कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है. भाई एंड ऑफ द डे आपको एक लर्निंग एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करना है. टीचर का काम एक लर्निंग एनवायरनमेंट को देना होता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी को फॉलो करते हैं. इंक्रीज एंगेज टाइम का मतलब क्या है ना, कि जो क्लास, जो पुअरली मैनेज्ड क्लास होते हैं ना, वहाँ पे ना लर्निंग कुछ होती ही नहीं. वहाँ पे जो लर्निंग टाइम होता है बहुत कम होता है. ये एक सर्वे में निकला था ऐसे. तो अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे पेडागोजी पे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाउ दीज थिंग्स वर्क. डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट. सो क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है, आप सोच के देखो, एक वेल मैनेज क्लासरूम आप एंटर करते हो तो उसमें क्या होता है, डेवलपिंग. तो ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर पर ट्रस्ट करते हैं. स्टूडेंट्स ट्रस्ट द टीचर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द स्टूडेंट्स ट्रस्ट द टीचर?
सो जो क्लासरूम मैनेज तो यहाँ पे स्टूडेंट का ट्रस्ट होता है बेसिकली। जो अल्टीमेट एम होता है ना क्लासरूम मैनेजमेंट का, अल्टीमेट एम होता है टू गेन कोऑपरेशन, ठीक है, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट आपके ऊपर आपसे कोऑपरेट करेगा तब जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा, तो क्लासरूम मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं कि अब आंसर कैसे करें। तो कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो पहले आपको स्टार्ट ही ऐसे करना है। मान के चलो कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास में आप चाहते हो तो देयर इज़ इनडिसिप्लिन, वहाँ पे क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये है ना कि क्लासरूम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं रूटीन्स, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो दीज आर रूटीन्स, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये ना चार चीज़ें पार्ट होती हैं क्लासरूम मैनेजमेंट का। सो दीज फोर थिंग्स टोटली मतलब क्रिएट दी कंस्ट्रक्ट द आइडिया ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, और they together form classroom management. These are all the parts or components of the classroom management. So what are routines? Routines is that how routines होते हैं, routines का क्या मतलब होता है? For example, how one should enter, ठीक है, one should enter class, तो एक ये रूटीन हो गया, ठीक है। when to wish good morning, when to wish the teacher, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं है ना कि क्लास में कभी भी कोई भी एंटर कर रहा है, कैसे भी एंटर कर रहा है, बिना पूछे एंटर कर रहा है, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग। व्हेन टू विश अ टीचर, ऐसा नहीं है ना कि कभी कोई बच्चा उठ रहा है अपने हिसाब से गुड मॉर्निंग बोल दे रहा है, कभी नहीं बोल रहा है। सो ये एक रूटीन होना चाहिए बच्चों को। सो जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, जो इफेक्टिव क्लासरूम्स होते हैं, जो इफेक्टिव क्लासरूम्स होते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग होती है ना, वो क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। इससे क्या होता है ना, इफेक्टिव क्लासरूम से आपके क्लासरूम में जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, वो कम आएगी। सो हम ऐसा जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ओके। मतलब आप डिसिप्लिन को, आप कोई आपके क्लास में प्रॉब्लम हुई, प्रिवेंट ही कर दो आप। उसका इलाज करने से बेहतर है आप प्रिवेंट कर दो। आपके क्लास में डिसिप्लिन हो, इससे अच्छा आप क्लास को मैनेज करके रखो ना। इफ़ यू मैनेज द क्लास, the chances of some disruptive behavior or eruptions in class, indiscipline are very low. Hence the classroom management comes into picture. तो पहला तो ये हो गया कि हमें क्लासरूम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। क्लासरूम मैनेजमेंट में कैसे करते हैं हम? रूटीन्स, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट आर रूटीन्स। रूटीन्स तो मैंने बता दिया कि कुछ रूटीन चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल इसको हिंदी में नित्य कर्म वगैरह कहते हैं कुछ। सो व्हाट आर रूटीन्स? रूटीन्स मतलब दैट शुड बी फॉलोड ऑन रेगुलर बेसिस। दीज रूटीन्स आर डेफिनेटली हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग सम काइंड ऑफ वैल्यूज ऑल्सो, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रूटीन का क्या, ये सारे रोल्स होते हैं। तो आप रूटीन एस्टैब्लिश कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। रूटीन्स में कैसे होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने डेस्क को क्लीन रखेंगे। स्टूडेंट शुड कीप देयर डेस्क्स एंड नियर बाई एरियाज क्लीन और लिटर फ्री। लिटर नहीं, ठीक है, लिटर फ्री, ये नहीं कि कचरा फेंक रहे इधर उधर, ठीक है। ठीक है, एक जैसे कि हाउ टू कम्युनिकेट, इसमें कम्युनिकेशन भी आता है क्या। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा आंसर दे रहा है तो दूसरा बच्चे ने तुरंत उसकी बात काट करके उसी के बीच में आंसर दें। सो दिस इज़ अ रूटीन्स। तो आप ना रूटीन्स एस्टैब्लिश करोगे क्लास में, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करोगे। प्रोसीजर्स, व्हाट आर प्रोसीजर? आपको पता ही, कुछ सिस्टम्स सेट करोगे आप। जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स आर दैट? हाउ टू कलेक्ट असाइनमेंट, ओके, कि असाइनमेंट का कलेक्शन कैसे होगा, ये एक प्रोसीजर है। कि रोल नंबर वाइज कलेक्ट होगा, कि कोई ग्रुप आपने बनाया हुआ है तो ग्रुप वाइज कलेक्ट होगा, कि क्लास मॉनिटर कलेक्ट करेगा, कोई आपने अपने क्लास में लीडर बनाया हुआ है, कोई कुछ बना, तो ये कैसे ऐसे ऐसे होगा ये। तो हाउ टू कलेक्ट दिस असाइनमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग, ठीक है। प्रोसीजर्स मीन्स हाउ टू एंटर द क्लास, हाउ टू एंटर द क्लास, ये भी एक प्रोसीजर है।
फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको मे आई कम इन बोलना चाहिए, तो दिस इज़ अ रूट, दिस इज़ अ प्रोसीजर। तो चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स, उनको पता होना चाहिए रूल्स क्या है, रूटीन्स क्या है, रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो मैंने बताया। अब नेक्स्ट आते हैं रूल्स पे। रूल्स थोड़ी अलग चीज़ होती है। रूल्स क्या होते हैं ना, रिटन होते हैं, ठीक है, रिटन होते हैं, ठीक है। दे आर पेयर्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस, सो दे आर पेयर्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूल्स होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देयर शुड ऑलवेज, और ये जो रूल्स होते हैं ना, दीज कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कि स्टूडेंट्स के साथ मिल करके आप रूल्स बनाइए। इससे क्या होगा ना, व्हेन यू विल इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मतलब फॉर फॉर्मिंग रूल्स, ये रूल्स फॉर्म करने के लिए आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो तो एक वैल्यू डेवलप होगी। कौन सी वैल्यू डेवलप होगी? डेमोक्रेटिक वैल्यू डेवलप होगी। और हमारा एनईपी भी कहता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्योंकि भाई व्हेन यू विल डिस्कस करोगे आप बच्चों के साथ कि रूल्स क्या होने चाहिए, और जिनको लग रहा है ना कि ये कैसे छोटे बच्चे, कैसे छोटे बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं होते। मैं आपको इसका एक प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। जितना लोगों को लग रहा है कि छोटे बच्चे उनको बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूँ उसका, और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कभी छोटे बच्चों को आपने कोई गेम खेलते हुए देखा है? फॉर एग्जांपल स्टैपू हो गया, पिट्ठू हो गया, ये सिंपल गेम्स बोल रहा हूँ मैं, कोई कॉम्प्लेक्स गेम्स नहीं बोल रहा। क्रिकेट ले लो, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, आप देखना दे फॉलो रूल्स। तो छोटे बच्चों के ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एंड दे फॉलो इट टिल कोर। जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना वो रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। आपको लग रहा है कि रूल्स, आप कभी उनको खेलते हुए देखो, वो 100% रूल को फॉलो करते हैं। एंड देर इज़ अ ग्रुप इफेक्ट ऑल्सो। अगर एक बच्चे नहीं किया ना तो पूरे बच्चे खिलाफ हो जाते हैं उसके, एंड दे बुली दैम ऑल्सो, विच विल आई कम ऑन लेटर। तो जिनको लग रहा है ना कि बच्चे रूल्स कैसे सीखें, बच्चे रूल्स सीखते हैं, बच्चों को रूल्स पता होते हैं ऑलरेडी। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग देम इन पिक्चर, यू हैव टू जस्ट कंटेक्चुअलाइज दोज रूल्स, यू हैव टू मेक रूल्स फॉर द क्लास, यू हैव टू मेक रूल्स फॉर स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैव टू स्पीक, जैसे आप रूल बना दो, इफ़ समवन हैज़ टू स्पीक और हैव टू, इफ समवन हैव टू, ये रूल, इफ समवन वांट्स टू स्पीक, ठीक है, समवन वांट्स टू स्पीक, दे मस्ट रेज हैंड्स, ठीक है। तो उनको हैंड रेज करना चाहिए अपना, ये पता होना चाहिए। भाई कितना अच्छा रूल है ये, बच्चों को किसी कुछ बोले, इससे आप क्या ला रहे हो? बच्चे के अंदर आप एक वैल्यू भी डाल रहे हो। और क्योंकि है मतलब ये तो बहुत आगे तक भी काम आता है। आज की डेट में अगर आप कोई डिबेट में जाओगे और आप उठा के बोलने थोड़ी लग जाओगे। आप में और उस दो कौड़े के पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? इंटेलेक्चुअल हो तो दिखना भी चाहिए ना इंटेलेक्चुअल आदमी को। तो एक ये हो गया रूल्स कैसे होने चाहिए। अब बात आती है कॉन्सिक्वेंस की, जो कि असली मुद्दे की बात है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्यों जरूरी है, वाई दिस कॉन्सिक्वेंसेस। ये कॉन्सिक्वेंसेस पहले तो हम सोचते हैं कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस कैसे, मतलब कॉन्सिक्वेंस होने कैसे चाहिए। भाई देखो, पीटना तो है नहीं, ये नहीं बच्चे को पीट दिया, हड़का दिया एकदम, मतलब। पर जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि पीपल ऑफन एंगेज, पीपल से मैं लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कैसे फलाने पर बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है कैसे करोगे, तो लोग कहते हैं हम उसको समझाएंगे। भाई कब तक समझाओगे आप? समझाने की लिमिट होती है यार। कोई आप समझाना क्या समझाओगे? एक्टिविटी के लिए क्या एक्टिविटी कराओगे आप? मेरे को बताओ आप क्या एक्टिविटी कराओगे? कोई एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं आपके पास, मैं गारंटी ले सकता हूँ। एक्टिविटी क्या भाई कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है तो अच्छा सब पढ़ाना लिखाना छोड़ के एक्टिविटी कराने लग जाओगे आप। उनका आपने सोचा ही नहीं जो पढ़ रहे हैं उस टाइम पे, उनका आपने सोचा ही नहीं जो फोकस्ड है उस टाइम पे। आपने ऑलरेडी एक टीचेबल मोमेंट क्रिएट किया हुआ है और आप उसमें बोल दोगे एक्टिविटी करा दोगे। बच्चा बीच में चिल्ला रहा है और बोल दोगे एक्टिविटी करते आओ। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? सो नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए ना, सबसे पहला होना चाहिए रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस, एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में एक बच्चा है, उसने चौक फेंक दिया सारा उठा करके,
तो भाई उसको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका एक दुष्परिणाम है, ठीक है। इसके इसके बदले उसको पक्का, आपको सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए कि इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसका मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि भाई अगर क्लास में टीचर आया और मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोला और सारे बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला, तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। कुछ भी हो सकता है वो कॉन्सिक्वेंस, टीचर टू टीचर वैरी कर सकता है। जैसे टीचर उससे बोल सकता है कि भाई आज आज से आप ये करोगे कि आप देखोगे कि आप एक काम करोगे, जब भी कोई क्लास में टीचर आएगा तो आपको रिपोर्ट करना है कौन दूसरा बच्चा नहीं खड़ा हुआ। तो ये एक तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये ना रिफ्लेक्शन का एक पार्ट होता है, और रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे के अंदर कल्टिवेट करनी है हमें। तो पहला बात होना चाहिए कि ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये मतलब एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। दूसरा बात है ये कोई हार्श नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोई हार्श कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कॉन्सिक्वेंस जो होना चाहिए ना, वो ना बच्चों को उसका रीज़न पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस का, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को किया उसने कुछ है और किसी और चीज़ के लिए उसको मतलब बोल रहे हो। जैसे उसने एक गलती कर दी और आप बता रहे हो उसने, जैसे वो मान के चलो उसने एक गलती से डस्टर तोड़ दिया, या फिर इंटेंशनली डस्टर तोड़ दिया उसने, और आप उसको डांट रहे हो डेस्क तोड़ने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस के पीछे एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है। और वो रीज़न अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप पनिश ही करते फिरोगे। एंड पनिशमेंट, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट, इस पर भी हम लोग आएंगे। थर्ड इज दैट जो नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस का एस्टैब्लिश होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि द चाइल्ड शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट कि यार उसने ऐसी गलती करी, तो ऐसा मतलब एक रिफ्लेक्टिव होना, वो ना रिफ्लेक्टिव, इसको अगर सही से लिखूँ, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये ना रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहें तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर वो पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब अब आपको लग रहा होगा ये हम क्यों पहले ना थ्योरी जानना जरूरी है, फिर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ। एक बार आपने बस इतना समझ लिया ना कि क्या होना। अच्छा, अब एक बार आ जाते हैं टाइप्स पे। थोड़ा मैं बातें कम करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। टाइप्स क्या क्या होने चाहिए इन कॉन्सिक्वेंसेस के। तो अगर टाइप्स की बात करें, पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है, पेनल्टी होनी चाहिए, बहुत ही इसकी पेनल्टी होनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग पेनल्टीज, कोई इसमें दिक्कत नहीं है पेनल्टी होने में। तो पहला बात क्या है, पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को लगेगा पेनल्टी क्यों नहीं, पेनल्टी का मतलब क्या है कि पेनल्टी का मतलब ये नहीं है कि देखो, हाँ, जो एनसीएफ है और जो फिर जो सारी चीज़ें हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें लिखा है कि हमें पीटना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रेक्टिफाई नहीं करना है बच्चे की गलती को, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है कि उसने गलत किया, उसको एहसास नहीं दिलाना है उसको गलत किया। ये करना है भाई, तभी तो वो आगे गलती नहीं करेगा। आप जीवन भर इग्नोर और एक्टिविटी और समझाते रहोगे तो आगे भी करता रहेगा। तो कुछ ना कुछ उसको पेनल्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई पेनल्टी है ही नहीं है, बस हाँ मुंह उठा करके गलती कर दिए, ठीक है। तो पेनल्टी होनी चाहिए, ये पेनल्टी ना स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। और ये पेनल्टी जो होनी चाहिए ये रिफ्लेक्टिव इन नेचर होनी चाहिए, रेस्टोरेटिव होनी चाहिए, रेस्टोरेटिव होनी चाहिए, ठीक है। या फिर इसको इसको चांस फॉर अमेंडिंग द बिहेवियर। तो एक ना बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी एक बुक में कि वी शुड नॉट ब्लेम द चाइल्ड फॉर हिज डीड्स, रैदर द डीड्स शुड बी ब्लेम्ड। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो वो बच्चे की गलती नहीं, ठीक है। वो हमें उस बच्चे को मतलब नहीं पीटना चाहिए, पर हमें उस बिहेवियर को गलत कहना चाहिए, उस बच्चे को गलत नहीं कहना चाहिए। बच्चे की क्या गलती है, बच्चा तो इनोसेंट है, उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। भाई आप आज की डेट में इतने बड़े हो तो आप क्या क्लासरूम में जाकर डस्टर तोड़ दोगे या चौक फेंक दोगे, नहीं। लेकिन हम जब स्कूल में थे तो करते, भाई मैंने भी किया, आपने भी किया होगा कभी, चौक फेंकना, ये सारी चीज़ें होती हैं क्लासरूम में, देखो कोई गलत बात नहीं। वो ऐसा पीरियड होता है, उतनी मैच्योरिटी नहीं, उतनी कॉग्निटिव मैच्योरिटी नहीं आई, दे आर नॉट वेरी, इसीलिए तो स्कूल आ रहे हैं, so that we can train them to become a holistic individuals who excel in all the areas of all the spheres of life, who have developed the potential development हो जिनका। तो ये सारी फैक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं कि पेनल्टी का मैंने बता दिया ना, रिफ्लेक्टिव, रेस्टोरेटिव और चांस फॉर इट।
जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर एक बच्चा है उसने आपकी क्लास में मतलब डस्टर तोड़ दिया, मान के चलिए, डस्टर का एग्जांपल बहुत ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन में मेरे से एक बार टूट गया था, तो मेरे टीचर ने एक बार मेरे को इसके लिए, मतलब उन्होंने बहुत सही काम किया था, उन्होंने मेरे को बोला था तुम एक डस्टर बना करके लेके आओगे घर से, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरे को समझ में आया कि डस्टर बनता कैसे है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें पैसे लगते हैं। मेरे को पापा ने भी मेरे बोला कि भाई, पापा तो गुस्सा ही किए थे भाई, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी एंग्री ऑन मी दैट वाई, वो एक्चुअली डिड नॉट, वो हो जाती चीज़ें क्लास में कई बार, चीज़ डस्टर तोड़ के दिया था मेरे पे, किसी ने फेंका था, मैं उसके ऊपर फेंक रहा था, तो मैंने ज़ोर से फेंक दिया और वो हट गया, तो टूट गया टकरा करके, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी शुड नॉट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रेप्रीमांड कर देना, एकदम उसको भड़का देना, पीट देना, तो वी शुड ऑलवेज कीप इन ऑल दिस इन माइंड। तो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। तो देखो, ये डस्टर टूट गया, तो अब बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा उसके ऊपर कि हाँ यार, ये मेरे से गलती हो गई, ये मैं आगे से नहीं करूँगा ऐसे। तो वो सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने समझ लिया, मैंने उसके बाद से कभी भी कोई भी स्कूल की स्टेशनरी को हार्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा कि कितने मेहनत से बनती है वो चीज़ और कितना इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का। तो नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाते हैं डिसिप्लिन पे, कि ये जो डिसिप्लिन का जो बहुत बड़ा क्या हो गया, चल के डिसिप्लिन, सबसे पहली बात, अगर आपसे डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ यू विल डेवलप डिसिप्लिन, अगर मान के चलो मैं लिख देता हूँ, हाउ यू विल इनकलकेट स्लैश कल्टिवेट भी कह सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा फैंसी लगता है बोलने में, कल्टिवेट वैल्यूज़ सच एज डिसिप्लिन, ठीक है। वो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ वर्च्यूज़ होते हैं, वर्च्यूज़ आर दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर, जो क्वालिटीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको वर्च्यूज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ नॉट अ वैल्यू, इट्स अ वर्च्यू। तो डिफरेंस होता है दोनों में, वर्च्यू और वैल्यू में, बट दिस डिसिप्लिन इज़ अ वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स कम, तो अगर आप बोला जाए कि डिसिप्लिन आप कैसे लाओगे बच्चे में, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि पहली बात तो आपको समझना है, डिसिप्लिन ना एक वैल्यू है। अगर आप इसको मैं हिंदी में बोलो, डिसिप्लिन ना एक वैल्यू है। ये कभी भी, ये ना बच्चे के अंदर सेल्फ होना चाहिए, इसको बच्चे के अंदर हम एक्सट्रिंसिकली डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन हम बेसिकली वी कैन नॉट सेल्फ, मतलब वो जो वैल्यू होती है, क्योंकि ये वैल्यू है, वैल्यू जो होती है ना एक आदमी की खुद की, जैसे आपके कुछ वैल्यूज़ होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे, वो आपके ना खुद के होंगे, आपके अंदर के होंगे। जैसे मेरे कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं उनको, तो वो मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं। लोग कहते हैं नहीं, तुम्हारे ये बहुत रेडिकल थॉट है, ये तो कोई अच्छा थॉट नहीं है, बल्कि वो मॉडर्न डे हिसाब, वो मॉडर्न डे थॉट्स हैं, और जो वो लोग सोचते हैं पुराने समय के, उनका भी सोचना ठीक है, उस समय पे वो चीज़ें अलग थी, बट आज के टाइम पे चीज़ें अलग है। सो ये एक ना एक सेल्फ की वैल्यू होती है, तो इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यू दैट मस्ट बी इनकलकेटेड, इट मस्ट बी इनकलकेटेड सेल्फ, बट तो सच सबको पता, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं, तो क्या करें। तो कुछ वेज होते हैं हाउ टू। सबसे पहला, क्लास में रूल्स, रूटीन्स और प्रोसीजर्स, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस ये एस्टैब्लिश करने होते हैं, ठीक है। दूसरा, टीचर एक रोल मॉडल बने, टीचर एक रोल मॉडल बने। भाई टीचर खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है, तो क्या आप कुछ नहीं सीखा, घंटा डिसिप्लिन, आप खुद ही इनडिसिप्लिन, खुद ही टाइम, खुद ही पंक्चुअल नहीं हो, तो पहले आपको, और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, वाइकेरियस लर्निंग आपने सुना होगा, वाइकेरियस लर्निंग सुना है आपने। और एक बात आप ये भी याद रखना, ड्यूरिंग जिस पीरियड में आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, प्राइमरी टीचर, जो कि अर्ली ग्रेड्स में फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं जिनको, आप समझो दीज आर वेरी क्रूशियल ईयर्स। वाई दीज आर वेरी क्रूशियल ईयर्स? इट्स वेरी सिंपल। आपने सुना होगा कि इन दिस एज जो बच्चे होते हैं ना, टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि टीचर केटर्स टू देयर एजुकेशनल नीड्स, ऑल्सो देयर फिजिकल साइड, तो टीचर की बहुत हाई वैल्यू में रखते हैं बच्चे। तो अगर एक टीचर अपने आप को एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने ना, तो बच्चे अपने आप इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। समझ रहे हो आप कितने इंपॉर्टेंस है? तो ये सारे पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो, टीचर एज अ मॉडल, ठीक है। रूल्स, रूटीन, प्रोसीजर, कॉन्सिक्वेंसेस है, टीचर एज अ रोल मॉडल थ्रू स्टोरीज, ठीक है। मैं एक कहानी का पोएम बताता हूँ, कक्कू।
क्लास 3 की हिंदी की पोएम है ये। यूनिट पता नहीं, शायद 4 है, अगर कुछ तो है यूनिट है, मेरे को लगता है मैं नाम बोल रहा हूँ। ये पोएम में वैल्यू ऑफ टॉलरेंस सिखाई गई है। ठीक है, बुलिंग के खिलाफ ये पोएम है कि बुली करते हैं बच्चे। ठीक है, बुलिंग के खिलाफ है ये पोएम। बहुत अच्छी पोएम, आप लोग पढ़ के देखो, आपको समझ में देखो टेक्स्ट के थ्रू कैसे हो रहा है, स्टोरीज के थ्रू, मॉडल के थ्रू, रूल्स रूटीन प्रोसीजर। और ये ना सब, ये अच्छा लोग बोलेंगे रूल्स रूटीन्स प्रोसीजर, ये ना प्रैक्टिकली हो रहा है क्लास में। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस के ज़रिए इन सारी चीज़ों को समझा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डिसिप्लिन में कोई भी प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और ये ना सारी चीज़ें टाइम लगाएंगी। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कि अगर क्लास में इंस्टेंटली मतलब इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। आप क्लास में कुछ तो कुछ लड़ाई हो गई, आप कितना भी क्लास मैनेज कर लो, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़, ये जितने भी हमने प्रोसेस अभी तक पढ़े हैं, ये इसलिए थे ताकि आपकी क्लास में जो इनडिसिप्लिन होने का चांस है वो सब बहुत कम हो जाए। पर व्हाट इफ इट हैपन्स, और वो होना है, हम अभी कम कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि इसको रोके कैसे, कैसे रोका जाए इन सारे प्रॉब्लम्स को। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला थॉट क्या है इसमें, पहला मान लेते हैं कि एक बच्चा है, इसमें ना केस ले लेते, केस बाय केस देख लेते हैं। सबसे पहला आप मान लेते हैं कुछ पोटेंशियली बहुत ही ज़्यादा इरप्टिव चीज़ हो गई। पोटेंशियली इरप्टिव, इरप्टिव का मतलब है कि भाई एकदम भड़क गया बच्चा, लड़ाई करने लगा, फाइट करने लग गया। ठीक है, फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे ना कम्युनिकेट बहुत करना जरूरी है। क्या कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन लाइक व्हाट, यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है, मतलब आई कांटेक्ट बनाना है। सबसे पहले आपको आई कांटेक्ट, और आपको लग रहा होगा ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी हैं जिनमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं कि हाउ टू हैंडल बिहेवियर। एस के मंगल ले लो आप, अनीता वुल्फ की बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप भी चाहें तो पढ़ करके यहाँ से देख सकते हैं। आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, आई कांटेक्ट बना करके आपको बच्चे को इसके बाद से नेम, उसके जो नेम है उनको बोलना है। ठीक है, यू हैव टू अप्रोच स्टडीली। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एकदम दौड़ते हुए जाना है, बच्चे लड़ाई करते नहीं, दौड़, आपको आराम से चल के जाना है, आई कांटेक्ट बना करके बोलना है। काम होना चाहिए सबसे पहले, टीचर है काम, स्टिफ और अथॉरिटेटिव कमांड करना है, कि आप एक अथॉरिटी कमांड कर रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि कई बार होता है ना, जैसे मान के चलो आप 4-5 दोस्त हो, लेकिन कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, वो सिर्फ एक वर्ड ही बोलता है, आपके समझ में आ जाता है। या फिर मान के चलो आपके घर में रिलेशंस ठीक है, कई बार ऐसा होगा आपके पापा सिर्फ इतना बोलेंगे, ऐसे एक सिंपल सा वर्ड बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, बिकॉज in our family system we see father as an authoritative figure, and we see him as a respect, as authority that only not only wields power, that has our respect also. So both of these combined act as a, what you can say, both of these, when both of these are combined, they act as a figure whose command we cannot मतलब refuse, और whose orders we cannot refute. तो ये चीज़ें, ठीक है, तो ये आपको पहले करना है, कॉन्टैक्ट बनाना है, बच्चों को बोलना है, नाम उसका लेना है, और कोशिश कर, और फिर उसके बाद से आप उनको छुटा दोगे। देन व्हाट यू विल डू, इसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 तो आपको कम्युनिकेट कर देना है कि यू, इसके बाद से आप इसको क्या करना है, आपको पेनल्टी तो देनी है, लेकिन ये पेनल्टी कैसे दोगे, प्राइवेटली दोगे। ठीक है, बच्चे को आप ये नहीं कहोगे, सामने ही कुछ किसी के नहीं कहोगे, उस टाइम पे आप उनको बोल दोगे कि या तो बच्चे अपनी सीट पे जा कर के बैठ जाएंगे, आफ्टर क्लास दे शुड मीट देम, फ्री पीरियड में मीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर आपको करना है। इसके वजह से पेनल्टी देनी प्राइवेटली। ठीक है, पेनल्टी उनको प्राइवेटली देनी। अब इसमें इस केस में लड़ाई कर रहे थे तो क्या पेनल्टी हो सकती है कि भाई दे शुड राइट अ अपॉलॉजी लेटर, कुछ लेटर लिखे हैं, या फिर वो क्लास में जा कर के सबके सामने भी सॉरी बोल सकते हैं। इससे उनके अंदर एक वैल्यू डेवलप होगी कि यार सॉरी बोलना, क्योंकि एक होता है सॉरी बोलना, एक होता है सॉरी फील करना, ये दोनों बहुत अलग चीज़। क्योंकि बोलने को तो मैं रास्ते चलते 50,000 लोगों को सॉरी बोलता रहता हूँ, लेकिन आई फील नन, मतलब नन ऑफ दैट। बट अगर मैं किसी को फील करके सॉरी बोलता हूँ तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। तो ये होता है। ठीक है, एक अपॉलॉजी लेटर लिखवा लिया, कुछ सॉरी बोलवा दिया, बोथ ऑफ द पार्ट। और इसके बाद से जब आपने पेनल्टी दे दी, ये बोलिए, इसके बाद से आपको एस्टैब्लिश करना है
एक गुड कनेक्शन विद द चाइल्ड। क्योंकि हुआ क्या ना कि जब बच्चे ने लड़ाई करी और आपने उसको बोला, आपने उसको पीनलाइज़ किया, तो हुआ क्या, बच्चे के अंदर ना थोड़ा सा ये फीलिंग आ गई, यार ये सर तो अब मेरे, अब इन सर के सामने तो मेरे, क्योंकि बच्चे इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं। आप भी रहे होगे अपने स्कूल में, आपको लगता होगा यार ये फलाने सर तो इन, जैसे होता नहीं क्लास में वो टीचर को बहुत मानते हैं, कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ टीचर कुछ बच्चों को बहुत मानते हैं, तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग होती है कि दे सी ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। आपको करना क्या है ना कि अब इसके अच्छे गुड कनेक्शन स्टैब्लिश करने, गुड कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करना, उसको आप कुछ सिंपल से काम दे सकते हो। बोल दो कि अच्छा ठीक है, इस वीक में जो हमारी कॉपीज़ होंगी वो तुम इकट्ठा करोगे। ये कुछ सिंपल टास्क आप दे सकते हो। तो एक तो सिचुएशन ये होगी कि लड़ाई वाली। अच्छा, एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके क्लास में आपको पता चलता है कि एक बच्चा ट्रूएंसी, ट्रूएंसी का मतलब क्या है कि आपको पता चलता है बंक कर रहा है एक बच्चा, क्लास कट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, गोला मार रहा है, बेसिकली नागा मार रहा है, नाका कर रहा है, गोला मार रहा है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आपको पता चलता है कि एक बच्चा बंक कर रहा है आपका क्लास। अब क्या करोगे आप, देखो, बंक कर रहा है, पहले आपको जानना जरूरी है कि वाई दे आर डूइंग दिस, ठीक है, वो बंक क्यों कर रहा है। अब देखो, मैंने ये पहली बार होगा कि मैंने बोला है कि यहाँ पे वाई जानना जरूरी नहीं। तो लोग क्या करते हैं ना, हर चीज़ में उनको ये रहता है कि अच्छा इसने ये क्यों किया, ये जान लेते हैं। नहीं, हर जगह जरूरी नहीं है यार। कोई लड़ाई कर रहा है क्लास में तो ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों ने क्यों लड़ाई करी, वो लड़ाई ही क्यों करी ये जरूरी बात है। वो लड़ाई हुई ये ज़रूरी बात है, उन्होंने लड़ाई किसी वजह से करी हो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। समझ रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज़ हैं, वो लोग कुछ ऐसे काम करते पाए जाते हैं, यार उन्होंने वो काम क्यों किया ये मैटर ही नहीं करता, वो काम किया क्यों, ये बड़ी बात है। वो उन्होंने वाई दे डिड दैट इज़ ऑफ नो कंसर्न, दे डिड दैट, इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ये वो बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर बनोगे कल को आपने एक बच्चे को पकड़ के एकदम पीट दिया, वो पीटना ही गलत था, आपने क्यों पीटा ये मायने ही नहीं रखता। वाई, हाउ डज दैट मैटर्स, हाउ डज दैट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता कि आपने पीटा क्यों। नहीं, आपने पीटा ये मैटर करता है बिकॉज देयर वर अदर मेथड्स एंड अदर प्रोसीजर्स एंड अदर वेज टू सॉल्व दैट थिंग, एंड व्हाट यू डिड इज दिस। ठीक है। तो ये एक मैं आपको पहली बार मैंने बोला यहाँ पे वाई, यहाँ पे जानना जरूरी है कि बच्चा क्लास कट क्यों कर रहा है। तेरा कुड भी बहुत सारे रीजन, या तो कुछ होम असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क मिल रहा है बच्चा नहीं करके लाया, ठीक है, एक ये रीज़न होता है। बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते, सोचते गोला मार देते, हमने भी मारे। या फिर अच्छा, बच्चे का क्या टीचर से कुछ डरता है, ठीक है, टीचर्स अफ्रेड लिख देते हैं, अफ्रेड ऑफ टीचर होता है, ठीक है, ये एक रीज़न होता है। या फिर बच्चों को इनहेरेंटली मज़ा आ रहा है, ठीक है, समटाइम्स दे फील प्लेजर ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है ना, जो बंकिंग का बिहेवियर होता है वो एक ऐसा बिहेवियर होता है ना जिससे ये पता चलता, आप जब बंक करते हो तो आपको लगता है अरे भाई, यू फील पावरफुल दैट यू हैव मेड फूल आउट ऑफ द टीचर। आपको लगता है कि मैंने तो टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने गोला मार दिया, पर भाई बहुत बड़ा तीर मार दिया मैं तो अपना क्या ही बताऊँ, मैंने तो इतना बंक किया लाइफ में ना कि मेरे को लगता नहीं कोई इतना कर पाएगा। मैं सच, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। मतलब मैं जब 12th क्लास में गया था तो मैं 11th क्लास, मेरे इंग्लिश का टीचर जो थी उन्होंने बोला कि मैंने तुमको पहली बार देखा 12th क्लास में। और मैं उनकी क्लास 12th क्लास में एक बार भी नहीं गया था, मैंने सिंगल डे उनकी क्लास नहीं अटेंड कर दी, एक भी दिन मैंने 11, मतलब 365 दिन में से 200 दिन के आसपास स्कूल होता है, 180 डेज के आसपास, मैं 180 डेज उनके क्लास में नहीं गया था, सोच के देखो आप। 11th क्लास में, और 12th क्लास में भी नहीं गया मैं हमेशा जाता ही नहीं था उनकी क्लास में। तो ये एक प्लेजर सीख करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि उसका रीज़न क्या था, क्या वो असाइनमेंट से कुछ डर रहा है या टीचर से डर रहा है या उसको मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या रीज़न है, इन तीनों के हिसाब से आप लोग खुद भी अपने हिसाब से सोच सकते हो। अगर प्लेजर सीख कर रहा है तो भाई इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इन्फॉर्म करें कि यार ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो पढ़ाई नुकसान होता है, आपके जो पीयर्स हैं आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखो, आपको उसको बताना ज़रूरी है कि जब आप क्लास में नहीं रहते हो तो कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कितना हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन तो फैलाना नहीं है। ये पीयर वाली जो बात मैंने की, पीयर आगे निकल जाएंगे, ये गलत है। लेकिन क्योंकि हमें कंपटीशन नहीं क्रिएट करना होता ना, हमें सबको एक इंडिविजुअल पेस पे लेके चलना होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से बेहतर होते हैं। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बच्चा है, बच्चे को कि यार हम क्लास में एक्टिविटीज़ करते हैं, वी हैव फन, वाई यू कटिंग क्लास। आप क्लास में आकर के तो देखो, एक दो दिन आओ, आप नहीं अच्छा लगेगा, आप जहाँ जाते हो पंक करने में वहाँ चलेंगे, ग्राउंड चलेंगे। देखो बच्चा अपने आप, बिकॉज वी वट यू हैव टू डू ना, वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट द क्लास। बच्चे का परसेप्शन पॉजिटिव करना है क्लास के लिए। तो ये एक चीज़ हो गई।
बाकी अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो भाई टीचर को अपने अंदर बिहेवियर में बदलाव लाने चाहिए। दे शुड बी मतलब मोर एक्सेसिव। एक टीचर की खासियत होनी चाहिए कि टीचर एक्सेसिबल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए, उसका रिलेशनशिप प्रोफेशनल के साथ साथ इमोशनल भी होना चाहिए, कॉर्डियल भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है एक टीचर की जो कि होनी चाहिए। असाइनमेंट्स की वजह से मान के चलो कोई बच्चा है उसको असाइनमेंट्स नहीं कर रहा है इसलिए उसने क्लास कट की, मतलब क्लास में उसने होमवर्क नहीं किया इसलिए क्लास कट किया, तो कोई बात नहीं, उसको बोलो कि इफ़ यू हैव नॉट, देखो पहले उसको लाना बहुत ज़रूरी है क्लास में। भाई क्लास कट कर रहा है पूरा स्कूल में मतलब उसका लर्निंग पूरा वेस्ट हो रहा है बेचारा, उसका पोटेंशियल ख़राब हो रहा है, उसको पहले क्लास में लाना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ यू विल डू दिट कि यार यू विल मेक श्योर कि जो उसके असाइनमेंट्स हैं वो बहुत कट डाउन हो जाए, बहुत ही कम असाइनमेंट्स हो। उसको आप ऐसे असाइनमेंट दो कि वो स्कूल में ही 10-15 मिनट में कर पाए, या फिर उसको आप साथ में बैठा लो, कभी उसको बोलो कि अगर कोई फ्री पीरियड है तो उसको अगर बुला सकते हो आप। उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं बताओ कि उसके बच्चे ने क्लास कट करी, ये बताओ आपकी ऐसे ऐसी बात हुई। तो ये भी एक तरीका है। एक आ जाते हैं कि बच्चा स्टील कर रहा है। एक्चुअली स्टीलिंग जो है इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो भाई अपने पीयर ग्रुप के लिए बच्चा स्टील करता है कि पीयर ग्रुप में वो दिखाएगा भाई मैंने ये चोरी कर लिया, बहुत कूल लोग समझते हैं। पहला तो ये होता है कि मतलब आइडेंटिटी के लिए, टू आइडेंटिटी के लिए। एक बैड कंपनी होती है भाई, कई हैं वो भाई पूरा का पूरा ग्रुप ही चोरी करता रहता है। स्कूल में हमारे बड़े ऐसे इंस्टेंसेस होते थे कि लोग साइकिल चुराया करते थे और बच्चे ही चोरी करते थे भाई स्कूल में से साइकिल। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टेंस होता है। ठीक है, बैड कंपनी हो सकती है। कई बार ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है चोरी को लेकर के, जिसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो इसमें क्या होता है ना, लोग छोटी छोटी चीज़ें चुराते हैं ये वो, ठीक है। तो जैसे कि कहीं गए तो कोई स्पून चुरा लिया, या फिर कुछ नैपकिन चुरा लिया, कोई कुछ ऐसे होता है लोगों को, बहुत ये बीमारी होती है इसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। तो एक और चीज़ होती है इसका जो रीज़न होता है ना मेनली, एक और जो होता है इंपॉर्टेंट रीज़न वो होता है फैमिली में बिहेवियर वो देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई फैमिली जो है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन यूनिट होती है। तो फैमिली में चोरी हो रही है, फैमिली में ऐसा माहौल है कि भाई कोई किसी का पैसा उठा लेता है, कोई रेफरेंस ही नहीं है। बेसिकली जो स्टीलिंग होता है ना, स्टीलिंग चोरी है क्या। तो ठीक है, मैं इसमें आता हूँ, इस बात पे मैं बताऊँगा क्या होती है चोरी। तो फैमिली में एक रीज़न हो सकता है कि भाई फैमिली में ही मतलब बिना कंसेंट की चीज़ें ली और दी जाती हैं। तो बेसिकली जो स्टीलिंग होता है ना, स्टीलिंग इज़ नथिंग बट एन एक्ट ऑफ taking things, objects from one without consent। यही है, मैं किसी को बिना कुछ बताए या फिर कुछ बोले उसका सामान ले लूँ, इसी को चोरी कहते हैं बेसिकली। भाई कोई चोर है तो मेरे घर से पैसे अगर चुरा ले जाता है तो भाई वो तो बिना बताए चुरा रहा है, कंसेंट के साथ चुराता तो उधार होता ना। तो फ़र्क होता है इन सारी चीज़ों में। तो एक ये हो गया, एक स्टीलिंग हो गया। और ये स्टीलिंग वाले बिहेवियर को भी भाई सेम ही चीज़ें आप लोग खुद भी, जो लोग देखेंगे खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि स्टील कर रहा है तो उसको क्या करना है, क्लास में कैसे रेमेडी करनी है, पीयर्स के थ्रू भी। क्योंकि क्या होता है ना, जो बच्चा उसको देखो, सबसे पहले कोई भी पेनल्टी आपको प्राइवेटली देने की कोशिश करनी है अगर ये टाइप के क्राइम है तो, कुछ क्रिमिनल। और देखो एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि देयर आर ऑलरेडी established procedures within the school to help with such behavioral issues। इसका मतलब क्या हुआ ना कि स्कूल जो होता है ना वहाँ पे एक, वहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स होते हैं हर स्कूल के कि भाई कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उसको कैसे करना है। देखो हर चीज़ के ठेका आप लोग खुद मत लेने लग जाओ। ये नहीं कि आप एक टीचर हो तो आप सब बदल दो, नहीं। आपको कई बार अपने हेड टीचर की सहायता लेनी पड़ सकती है। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर, योर अदर टीचर्स। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बच्चे के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, अगर आप उसको, भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास बहुत डिसिप्लिन्ड है और दूसरा क्लास में आ रहा है वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन कर रहा है, तो बच्चे सीखेंगे ही नहीं। So all of the system should work in sync, or all of the system should work in synergy to create all these values।
आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो जर्नी में, आपको लोगों की हेल्प लेनी है। तो ये एक सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो ना, फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। थोड़ा लंबा खिंच गया ये वीडियो, लेकिन ये हेल्प भी करेगा आपको। अब ना मैं कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हाउ विल यू इनकलकेट डिसिप्लिन, मैं इसका आंसर आप लोग को देता हूँ, ठीक है, वॉइस में दे देता हूँ जल्दी से। सो अगर मेरे से पूछेंगे सर हाउ यू विल डेवलप द फीलिंग ऑफ द डिसिप्लिन, हाउ यू डेवलप द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, तो मैं इसका आंसर ऐसे देता अगर मैं इंटरव्यू में होता तो, सर डिसिप्लिन इज़ अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, rather it is a value that must be inculcated within. Hence discipline is a self value that comes from within, and it should be the responsibility of the child. What a teacher can do is establish routines, procedures and consequences which will help the child to understand that discipline as a concrete concept. Secondly, discipline must be installed in through stories, use of values, use of stories, use of values, and also through peers also, through peers, through acting, by acting yourself as a model. The teacher can themselves act as a model in order to install the feelings of sort of sorry feeling value of discipline. तो ये एक फ्रेमवर्क हमारा तैयार होगा कि जब भी कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से दैट डिसिप्लिन इज नॉट discipline cannot be imposed extrinsic from outside, rather it should be inculcated within the child. In order to inculcate within the child, a classroom management system must be established, through which rules, routines, procedures and consequences must be laid down and should be taught to the children through explanation, examples and activities. Also the teacher should themselves act as a model, models who themselves possess the values of discipline, who follow discipline in their day to day, activities or day to day conduct. Thirdly, जो मैंने बताया था कि जो वो पेनल्टी वाला है, तो दे शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तो कोई भी बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी बिहेवियर का क्वेश्चन कैसे हैंडल करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, मैं और किसी का कोई डाउट हो तो डू कमेंट, ठीक है।